स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। आज के इस एपिसोड में आपको बताएंगे एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में जिसके बारे में आज भी कई सारे हिस्टोरियंस चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये असल में था भी या नहीं, या फिर एक बहुत बड़ी चाल थी। दोस्तों, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड का सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ा ऐसा राज जिसके बारे में आज भी पूरी तरह से चीज़ें पता नहीं चली हैं। क्या वाकई में हिटलर ने स्टालिन, रोजवेल्ट और चर्चिल को मारने के लिए एक बार में एक जगह पर ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान किया था और ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट भी करने वाले थे? क्या इसके पीछे का पूरा इतिहास है, क्या ये कहानी, आपको आज पता चलेगा। इसके साथ ही आपको पता चलेगा कि अगर ऐसा हो जाता तो एक बार में हिटलर पूरा युद्ध जीत सकता था। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से प्लान की गई, क्या वाकई में एक NKVD एजेंट ने अपने कोवर्ट ऑपरेशन के दौरान एक नाजी जर्मनी के सोल्जर को पकड़ा था, उसको अपनी बातों में लिया था, जिसके बाद में उसने उस नाजी जर्मनी के सोल्जर ने NKVD एजेंट को ऑपरेशन लॉन्ग जंप के बारे में बताया था। तो आखिर क्या था ये ऑपरेशन लॉन्ग जंप, पूरा डिटेल में इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको पता चलेगा एक तो पॉलिटिक्स, ये एक मिश्रण है पॉलिटिक्स का, सुपर पावर्स का और खुफिया तंत्र का, किस तरह से इस लेवल पर काम किया जाता है। तो डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या कहा गया है आज तक वो भी जानेंगे और क्या नहीं कहा गया है वो भी, सारी चीज़ें, क्या भ्रम है इसके पीछे, सब कुछ आपको पता चलेगा। और वाकई ये भी पता चलेगा कि क्या असल में ऐसा कोई ऑपरेशन था भी, एग्जिस्ट भी करता था, या फिर ये सिर्फ US के प्रेसिडेंट के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर निगरानी रखने के लिए, जासूसी रखने के लिए सोवियत के द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है साल 1943 से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था और इस समय पर नाजी जर्मनी की, हिटलर की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि कोई भी जीतने का चांस अब लग नहीं रहा था। वॉर फिलहाल अभी भी चल रही थी, जंग अभी भी जारी थी, लेकिन जीतने का अब कोई स्कोप नहीं था। इस समय नाजी जो थे, जर्मनी जो था, वो वॉर जीतने के लिए उनके दिमाग में एक चीज़ ये चल रही थी, हिटलर के खासतौर पर दिमाग में, कि कैसे भी करके जो एलीट पावर्स के 3 टॉप लीडर्स हैं, यानी कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन एस चर्चिल, सोवियत के प्रीमियर जोसेफ स्टालिन और अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, इन तीनों बिग 3 को, जिनको इसके नाम से जाना जाता है, बिग 3 के नाम से, तो इन तीनों को रिप्लेस कर दिया जाए। नाजी जर्मनी ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि वॉर के बाद में जो नए लीडर्स आएंगे, इन तीनों को रिप्लेस करने के बाद में उनके साथ में पोस्ट वॉर एग्रीमेंट्स जो हैं उसमें सहूलियत होगी और ये चीज़ जो है जर्मनी के फेवर में भी होगी। इनफैक्ट हो ही सकती है अगर ये तीनों चले जाएंगे तो ये जो पूरा ओवरऑल सिनेरियो था वो बना हुआ था हिटलर की तरफ से 1943 में। अब आप यहाँ पे देखिए, दूसरी तरफ इसी समय पर रोजवेल्ट जो थे, US के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, काफ़ी समय से, कुछ सालों से बताया जाता है कि इस समय स्टालिन से मुलाकात करने के लिए, उनसे मीटिंग करने के लिए लगातार प्रयास करते थे। मीटिंग हो नहीं पा रही थी क्योंकि इसकी बड़ी वजह थी कि स्टालिन जो थे वो अपने असैसिनेशन का उनको बहुत बड़ा खतरा रहता था। वो ऐसा सोचते भी थे कि अगर वो कहीं बाहर किसी दूसरे देश में या किसी दूसरी जगह पे गए मीटिंग के लिए तो उनका कहीं असैसिनेशन ना कर दिया जाए, गोली मार सकता है कोई उन्हें, या फिर उनका जो प्लेन है, विमान है, वो क्रैश किया जा सकता है। तो इसके चलते वो कभी भी बहुत ज़्यादा डरते थे कहीं विमान में फ्लाई करने से, कहीं जाने से, और ये सारी चीज़ें थी। इस वजह से वो हमेशा डिक्लाइन करते हुए आ रहे थे मीटिंग्स को, रोजवेल्ट के साथ में नहीं कर रहे थे मीटिंग। लेकिन सडनली इसके बाद 1943 ये वही टाइम था जब एक तरफ आपने देखा हिटलर के दिमाग में क्या चल रहा था, नाजी जर्मनी के दिमाग में क्या चल रहा था, दूसरी तरफ इसी समय पर स्टालिन ने फाइनली एग्री किया, अचानक से सडनली एग्री किया मीटिंग के लिए रोजवेल्ट के साथ में, और ये कहा कि ना सिर्फ रोजवेल्ट के साथ बल्कि चर्चिल भी इस मीटिंग में शामिल होंगे और तीनों जो बिग 3 हैं उन तीनों की इस बार पहली बार अब ये लोग मिलने वाले हैं और मिलेंगे, एक मीटिंग करेंगे, और ये मीटिंग की जाएगी तेहरान में। तेहरान में क्यों? क्योंकि वहाँ पे रशियन एंड ब्रिटिश जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से मजबूत है। वहाँ पे जो सैनिक हैं, ट्रूप्स हैं, वो तैनात है पूरी तरह, सिक्योरिटी अरेंजमेंट काफ़ी अच्छे हैं। तो तेहरान के अंदर ये जो मीटिंग है वो की जाएगी हम तीनों की, यानी कि बिग 3 की। अब पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा था जब बिग 3 मिलने वाले थे, तेहरान के अंदर ये मीटिंग होने वाली थी। ओवरऑल यहाँ पे मीटिंग में डिस्कशन का एक जो मुद्दा था वो ये था कि डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस समय पर जब वॉर चल रही है, और इसके बाद जो पोस्ट वॉर एरा आएगा तो उसमें किस तरह से काम आगे करना है, कैसे तीनों जो कंट्रीज़ हैं, जो तीनों नेशन है, वो आगे किस तरह से बढ़ाएंगे चीज़ों को। तो तेहरान में ये होने वाली थी पूरी की पूरी मीटिंग। इसको नाम दिया गया तेहरान कॉन्फ्रेंस के नाम से, आप इसको जानते हैं। 1943 कोड नेम दिया गया था यूरेका। अब यूरेका जो था, ये जो कोड नेम दिया गया, इसकी खबर लगी सीधा हिटलर को। हिटलर की निगाह करीबन यहाँ तेहरान में जहाँ पे मीटिंग होने वाली थी वहाँ से 3500 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ वेस्ट में
बर्लिन में हिटलर उस समय मौजूद थे और उनकी पूरी निगाह इस मीटिंग पर थी। हर एक चीज़ वो यहाँ सोच रहे थे कि क्या यहाँ पे हो सकता है, क्या होगा। और बताते हैं कि हिटलर को ये लगता था कि यहाँ पे ये लोग इसलिए मिल रहे हैं जिससे कि डिसाइड करेंगे कि वॉर के बाद जर्मनी को डिवाइड कैसे किया जाएगा। तो इस वजह से हिटलर बहुत ज़्यादा परेशान। ये जो कॉन्फ्रेंस थी, तेहरान कॉन्फ्रेंस, 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1943 तक होने वाली थी। और ये जो पूरी मीटिंग थी, सोवियत एम्बेसी तेहरान में इसकी मीटिंग को होने के लिए रखा गया था। इसका पूरा काम कि यहाँ पे जगह भी फिक्स है, तारीख भी फिक्स है, सोवियत एम्बेसी के अंदर तेहरान में मीटिंग होगी। कहा जाता है कि यही वो पॉइंट था जब हिटलर ने और नाजी जर्मनी ने एक पूरा ऑपरेशन प्लान किया जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन लॉन्ग जंप। ये वो ऑपरेशन लॉन्ग जंप था जिसमें तीनों टॉप 3 को, बिग 3 को एक साथ एक जगह पर एक ही समय पर एलिमिनेट करने का ये ऑपरेशन प्लान किया गया हिटलर के द्वारा। अब इसमें कितनी सच्चाई है और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट आगे किया गया है, क्या इसमें हुआ, ये अब आपको बताते हैं। अब ये जो ऑपरेशन हुआ इसको समझने की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये ऑपरेशन कई लोग ऐसा कहते हैं जो हिस्टोरियंस हैं कि ये नाकाम रहा, हुआ था लेकिन नाकाम हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सोवियत का एक प्रोपेगेंडा था। ऐसा क्यों कहा जाता है? पहली चीज़ समझिए कि ये एक तो ऐसा नहीं कि ऐसे ऑपरेशन होते नहीं है, क्योंकि वॉर के दौरान में हमेशा ये देखा गया है, कई बार ये देखा गया है कि हर साइड के लीडर्स का एक टारगेट होता है कि अपने अपोनेंट लीडर को ख़त्म किया जा सके, अपनी फोर्सेस का, अपने एजेंट्स का, अपनी जासूसी तंत्र का इस तरह से यूज़ किया जा सके कि जो अपोनेंट है उसके हेड ऑफ स्टेट को ही एलिमिनेट कर दिया जाए, जिससे कि जो वॉर है वो एक बार में वो जीत जाए। तो ऐसे प्रयास कई बार किए गए हैं इतिहास के अंदर। लेकिन खैर, यहाँ पे जर्मनी के लिए इन बिग 3 को असैसिनेट करना, इनको एलिमिनेट करना क्वाइट टू इम्पॉसिबल था और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। इसकी पहली वजह ये थी कि एक तो देखिए वॉर क्राइम माना जाता, दूसरी चीज़ तेहरान के अंदर ये करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए भी था क्योंकि ईरान ने जर्मनी के ऊपर इस समय, जब ये तेहरान कॉन्फ्रेंस होने वाली थी इन तीनों बिग 3 की, इसके महज 2 हफ्ते पहले ही वॉर का ऐलान किया था ईरान ने जर्मनी के ऊपर। और इस वजह से यहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट था रशियन और ब्रिटिश ट्रूप्स का, बहुत सारे सोल्जर्स तैनात थे। ऐसे में किसी भी कमांडो को नाजी जर्मनी या हिटलर नहीं भेज सकता था, और अगर भेजते तो उनके पकड़े जाने का या ये मान लीजिए कॉम्प्रोमाइज़ हो जाने का खतरा बहुत बड़ा रहता। बिग 3 की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट थी, उसको ब्रीच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और कोई भी एसेट यहाँ पे अगर अपना इंटेलिजेंस एजेंट अगर यहाँ पे भेजते हैं, या कोई भी वहाँ पे मौजूद पहले से जो एसेट है उसको अगर एक्टिव किया जाता है, तो अगर वो पकड़ा गया तो ये पूरा प्लान जो है रिवील हो जाएगा, और नाजी जर्मनी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। ये सारी चीज़ें सामने थीं। तो इसके बाद भी कई हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो बताते हैं सामने रिकॉर्ड्स में कि ये जो ऑपरेशन था लॉन्ग जंप, नाजी जर्मनी ने, हिटलर ने प्लान किया था यहाँ से। अब ये सामने कैसे आया? देखिए, जब ये कॉन्फ्रेंस होने वाली थी नवंबर से 1 दिसंबर तक, शायद 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1943 में कॉन्फ्रेंस होने वाली तेहरान कॉन्फ्रेंस, उसके कुछ ही दिन पहले अचानक से यहाँ से चीज़ें बिगड़नी शुरू होती हैं। जोसेफ स्टालिन को एक खबर मिलती है, सोवियत प्रीमियर को, कि 38 नाजी कमांडोज हैं जिनका नेतृत्व जो है वो कर रहा है एक टॉप नाजी कमांडो जिसका नाम है कर्नल ऑटो कॉर्जेनी। ऑटो कॉर्जेनी इन 38 कमांडो को लेकर यहाँ पे पहुँच चुका है तेहरान में, और तेहरान के आसपास ये पैराशूट से इन्होंने लैंड किया है, और जो पहाड़ है तेहरान के आसपास वहाँ पे अपनी पोजीशंस ले चुके हैं। और इन सब का प्लान ये है कि सीधे असैसिनेट किया जाएगा, यहाँ पे एक अटैक किया जाएगा आके। अब ये हमला किसी के ऊपर भी हो सकता है, रोजवेल्ट के ऊपर, यूएस के राष्ट्रपति के ऊपर हो सकता है, चर्चिल के ऊपर हो सकता है, या खुद जोसेफ स्टालिन के ऊपर हो सकता है। स्टालिन ने पहले से ये भूमिका ही बना के रखी थी कि वो कहीं भी किसी से मिलना नहीं चाहते एलीट पावर के बाकी तीनों लीडर से, क्योंकि यहाँ पे उनकी जान को खतरा हो सकता है, वो कहीं अगर फ्लाई करेंगे, कहीं पे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें अचानक से सामने आई कि स्टालिन ने उनको ये खबर मिली है। इसके बाद ये भी बताया गया, पूरी तरह से इसका एक भूमिका बनाई गई थी। इसमें कहा गया कि वो जो 38 नाजी कमांडोज हैं जो आए हुए हैं यहाँ पे आसपास में पहाड़ियों पे, उनके पास सब मशीन गन्स हैं, ब्रिटिश ग्रेनेड्स हैं जिनको गैमन बॉम्ब्स भी कहा जाता है, तो वो भी उनके पास में है। और सोवियत सिक्योरिटी जो है उसने इन 38 में से 32 को पकड़ लिया है। अब आप देखिए कि ये पूरी एक बार में एक इंटेलिजेंस आई थी और उसके बाद में इनको पकड़ भी लिया गया, ये सारी चीज़ें कर भी ली गई सोवियत की इंटेलिजेंस के द्वारा। यहाँ पे बताया गया कि सोवियत की जो सिक्योरिटी है उसने इनमें से 32 को पकड़ लिया है, यानी कि अब बचे 6, पर ये 6 जो हैं वो फरार हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं, एक बड़ा हमला कर सकते हैं। ये एक भूमिका बनाई गई। अब इसको आप भूमिका कहेंगे या कहानी कहेंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको क्या लगता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल हम आपको बता देंगे क्या क्या हुआ। तो खैर, यहाँ पे ये एक बात सामने आई कि 6 उनमें से फरार हैं। इसके बाद कॉन्फ्रेंस के कुछ ही दिन पहले की ये बात है, एक संदेश भिजवाया जाता है
जो फॉरेन मिनिस्टर थे मोलोटोव सोवियत के, स्टालिन ने उनको बोला कि आप एक संदेश ये लेकर जाइए और ये पूरी जो इंटेलिजेंस है, ये जो पूरी खबर है, वो रूजवेल्ट को जाके दीजिए। रूजवेल्ट को ये बताइए, यूएस के राष्ट्रपति को, कि हमारी काउंटर इंटेलिजेंस को इस तरह का एक प्लॉट, टेरर प्लॉट है जो हमने पकड़ा है और तेहरान में असैसिनेशन का पूरा प्लॉट होने वाला था, किसी के ऊपर भी हमला हो सकता है। जब ये सब चीज़ें रूजवेल्ट को बताई गई तो अब यहाँ पे स्टालिन ने रूजवेल्ट से ये कहा, क्योंकि टेंशन का माहौल था, एक स्ट्रेस वाली बात थी कि भाई हमला किसी पे भी हो सकता है। स्टालिन ने इसके बाद रूजवेल्ट से कहा कि आप अपनी जगह पहले तो रिलोकेट करिए। आप यहाँ पे जो अभी आप जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे ना रहते हुए जो भी आपका पहले से डिसाइडेड लोकेशन है, आप दूसरी जगह जाइए। अब दूसरी जगह कहाँ होती? आपकी एम्बेसी में जा सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि यूके के पास और सोवियत के पास तो तेहरान में एम्बेसीज थी, लेकिन यूएस के पास यानी कि अमेरिकन के पास में यहाँ कोई भी एम्बेसी नहीं थी। उनका जस्ट एक तेहरान में बहुत ही दूर शहर से बाहर एक डिप्लोमेटिक ऑफिस, आप उसको कह सकते हैं, लेगेशन उसको कहा जाता था। तो सिर्फ ये एक छोटा सा डिप्लोमेटिक ऑफिस था। कहा गया सोवियत के द्वारा कि यूएस राष्ट्रपति रूजवेल्ट से कि आप वहाँ पे जाके रह सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, ऑफिस शहर के बाहर है, वहाँ पे हमला होने का और बड़ा डर है, बहुत बड़ा खतरा है। रूजवेल्ट को पहले वहाँ शिफ्ट करने की बात कही गई, लेकिन रूजवेल्ट को बताते हैं कि उनको थोड़ा डर भी था, साथ ही साथ उनको ये भी चिंता थी कि अगर मुझसे मिलने के लिए ये जो मीटिंग जो है अगर यहाँ होती है मेरे इस डिप्लोमेटिक ऑफिस में और ये लोग यहाँ पे आते हैं, स्टालिन और चर्चिल, यहाँ अगर कोई हमला हुआ तो पूरी बात अमेरिका के ऊपर आएगी। इस वजह से रूजवेल्ट ने लेगेशन में जो इनका डिप्लोमेटिक ऑफिस था वहाँ से उसको छोड़ने का और ये निर्णय लिया कि अच्छा रहेगा अगर ये मीटिंग जो है वो सोवियत एम्बेसी के अंदर हो, सोवियत की टाइट सिक्योरिटी के बीच में। स्टालिन वहाँ पे मौजूद रहेंगे, चर्चिल होंगे, रूजवेल्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे और रूजवेल्ट इनफैक्ट रहेंगे भी अब वहीं। तो ये निर्णय लिया गया और ये भी बताया जाता है कि स्टालिन ने कहीं ना कहीं ये एडवाइस भी दी थी रूजवेल्ट को कि आप अपने डिप्लोमेटिक ऑफिस को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पे वो शहर के बाहर है, आपको खतरा होगा, हम लोगों को भी वहाँ पे अगर हम मीटिंग के लिए आते हैं तो भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, तो आप हमारे सोवियत एम्बेसी में ही आके रुकिए, यहीं पे उनके सोवियत के ऑफिस में ही आके रहिए। तो ये सारी चीज़ें बोली गई और रूजवेल्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे मान गए इस चीज़ को। उन्होंने कहा कि हाँ खतरा हो सकता है, सभी को हो सकता है। इस वजह से रूजवेल्ट यहाँ से अपने अमेरिकन डिप्लोमेटिक ऑफिस से निकले, तेहरान के जो बाहर था, और सीधा सोवियत एम्बेसी पहुँच जाते हैं, उसके सिक्योर्ड कंपाउंड में पहुँच जाते हैं और उसके बाद ये मीटिंग जो थी वो स्टार्ट होती है। लेकिन यहीं से मीटिंग के साथ अब कॉन्ट्रोवर्सीज भी स्टार्ट हुई। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े और आपको बताएं कि आखिर असल में ये कोई ऑपरेशन था भी या नहीं। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं अपने करियर को एक बड़ी ग्रोथ देना चाहते हैं एआई के साथ, तो स्टडी आईक्यू आपके लिए जेन एआई कोर्स लेकर आया है। और ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आपको एआई टूल्स के बारे में, ट्रिक्स के बारे में सिखाया जाता है। फ्री टूल्स जो हैं उनको किस तरह से यूज़ करना है आपको ये सिखाया जाता है। आप सीखेंगे यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग, साथ ही साथ सीखेंगे ऑटोमेशन, कंटेंट क्रिएशन, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, सारी चीज़ आप यहाँ पे सीख सकते हैं। एआई अपना पर्सनल स्टूडियो जो है वो भी आप यहाँ डेवलप कर सकते हैं अगर आप ये कोर्स करते हैं। 40 आवर्स प्लस का कोर्स है पूरा, हिंदी, इंग्लिश सभी भाषाओं में आपके लिए अवेलेबल है। और ये जो कोर्स है, यकीन मानिए, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बल्कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल, उनके लिए भी, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी है। सभी इससे अपना बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो कोर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप अपना परचेज कर सकते हैं। ये कोर्स जो भी प्राइस दिख रहा है उस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप बीजे लाइव कोड लगाते हैं। ये आपका कोड है, इसे याद रखिएगा, अपनी करियर को एक बड़ी ग्रोथ दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो कंट्रोवर्सीज को जिस तरह से शुरू हुई थी यहाँ, जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, रूजवेल्ट वापस से अमेरिका गए, यहाँ पे सवाल ये खड़े होने लगे और इनफैक्ट अमेरिकन इंटेलिजेंस के द्वारा भी ये सवाल खड़े किए गए, वहाँ के मीडिया हाउसेस के द्वारा सवाल खड़े किए गए कि ये कोई भी नाजी के पैराट्रूपर कमांडोज नहीं थे, ये कोई भी इस तरह का ऑपरेशन हिटलर ने प्लान नहीं किया था। दरअसल ये स्टालिन खुद थे जिन्होंने एक भूमिका बनाई और अमेरिकन को खासतौर पर ये लग रहा था कि ये स्टालिन यहाँ पे चाहते थे सोवियत के जो एम्बेसी है वहाँ पे आके रूजवेल्ट रहें, जिससे कि सोवियत एम्बेसी के अंदर बुलाकर उनके ऊपर, अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर स्पाइंग की जा सके, उनके ऊपर जासूसी की जा सके। इसलिए यहाँ पे उनको बुलाया गया था। रूजवेल्ट जब वापस अमेरिका गए तो यहाँ पे 2 हफ्ते के बाद ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा उठ रही थी उस समय अमेरिका के अंदर। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि एक ऐसा प्लॉट था जो डिस्कवर हुआ सडनली, एक टेरर प्लॉट है, असैसिनेशन हो सकता है, इसलिए हमें रिलोकेट करना पड़ा, वरना मैं सोवियत एम्बेसी में नहीं रुकता।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसको पब्लिश किया, इसके बारे में कई सवाल उठाए। तो रोजवेल्ट ने आके फिर से अपनी सफाई देते हुए कहा कि देखिए, दरअसल तेहरान में जर्मनी के जो स्पाई हैं, जासूस हैं, एजेंट्स हैं, वो बहुत सारे हैं। हो सकता था अगर मैं ट्रैवल करता या मैं बाहर कहीं दूर रुकता तो मेरी जान को खतरा हो जाता। ये सारी चीज़ें थी। खैर ये मामला ठंडा पड़ा, लेकिन इसके बाद हिस्टोरियंस ने, रिसर्चर्स ने, सोवियत के, रशिया के, इस पे कई सारी चीज़ें निकालनी शुरू कर दी। काफ़ी कुछ बोला गया ऑपरेशन लॉन्ग जंप के बारे में। 1960s में केजीबी ने अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक की। उन्होंने यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी ऑपरेशन लॉन्ग जंप के बारे में, कहा कि ये हमारी एक बड़ी डिफीट थी। इसके बाद एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई एनकेवीडी की तरफ से। एनकेवीडी ने, जो सीक्रेट पुलिस हुआ करती थी सोवियत यूनियन की, उन्होंने बताया एक कहानी के बारे में, एक ऐसी कहानी जिसमें बताया गया कुछ नाजी कमांडोज जिनको पकड़ा गया, उनको कैसे पकड़ा गया। ये कहानी कुछ इस तरह की थी, जो स्टोरी बताती है यहाँ पे एनकेवीडी कि असैसिनेशन के पहले, जब मतलब ये पूरा प्लान था, जो प्लॉट था तीनों बिग थ्री को मारने का, उसके पहले एक एनकेवीडी एजेंट ने एक अंडरकवर ऑपरेशन चलाया। और उस अंडरकवर ऑपरेशन में उन 38 जर्मनी के कमांडोज को, पैरा कमांडोज को पकड़ा गया, जो कि आए हुए थे इन बिग थ्री को असैसिनेट करने के लिए तेहरान की पहाड़ियों में। वहाँ पे एक अंडरकवर ऑपरेशन चलाया जाता है जर्मनी के एनकेवीडी के, माफ़ कीजिएगा, एक सीक्रेट एजेंट के द्वारा। और यहाँ पे उन 38 जर्मनी के कमांडोज में से एक को पकड़ा गया, जिसका नाम था हैंस ओल्ड्री। उससे यहाँ पे इस एनकेवीडी के एजेंट ने की थी दोस्ती, पहली दोस्ती की। नाजी जर्मनी का कमांडो जो था ये हैंस ओल्ड्री, उसके बारे में बताया गया कि बेहद ज़्यादा बातूनी था, बातें बहुत करता था और नशा बहुत करता था, यानी शराब पीता था। तो एनकेवीडी के सीक्रेट एजेंट ने उसके साथ में दोस्ती की, उसको शराब पिलाई, और शराब पिलाने के बाद में नशे में उससे उगलवाया कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया। और तब उसने ये बात, जो पूरा असैसिनेशन प्लॉट था, ऑपरेशन लॉन्ग जंप था, उसके बारे में बता दिया कि ये यहाँ पे 38 कमांडोज आए हैं नाजी जर्मनी के, जिससे कि बिग थ्री को एलिमिनेट किया जा सके। इसके बाद एनकेवीडी एजेंट ने ये सारी जानकारी तेहरान में स्टालिन की सिक्योरिटी को दी। फाइनली उसके बाद ही जाके उन 38 में से 32 को पकड़ा गया था, 6 फरार हो गए थे। तो ये एक कहानी थी जो बाद में सामने आई, ये बताई गई एनकेवीडी के द्वारा। बुक्स जो बाद में पब्लिश हुई, उनके अंदर ये चीज़ सामने आई कि ये एक कुक्ड अप स्टोरी है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इनफैक्ट ये ओवरऑल सोवियत का प्रोपेगेंडा था। इसके बारे में रिसर्चर्स ने ये कहा कि सोवियत का एक प्रोपेगेंडा था। एक बुक लिखी गई नाजी के कमांडो, नाजी जर्मनी के कर्नल ऑटो कॉर्जनी, जिनके बारे में बताया गया था स्टालिन को कि ये जो 38 कमांडो हैं उनको वो लीड कर रहे हैं। तो ऑटो कॉर्जनी ने अपने जो मेमोयर लिखे, जो उनके मृत्यु के 32 साल के बाद में पब्लिश हुए थे करीबन, तो उसमें उन्होंने ये लिखा कि जो ऑपरेशन लॉन्ग जंप था वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, हमने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि सोवियत के द्वारा ये किया गया था, जिससे कि ऑटो कॉर्जनी जो है, उनका नाम सभी लोग जानते हैं, उस समय पर सभी जानते थे कि ये बहुत बड़े एक स्पाइंग मास्टर है, एजेंट है, इस तरह के ऑपरेशन लीड करते हैं बहुत अच्छे से। इस वजह से उनके नाम को सोवियत ने यूज़ किया डराने के लिए रोजवेल्ट को, अमेरिका को खासकर, और इसके अलावा चर्चिल को। तो ये सब चीज़ें की गई थी। उन्होंने ये भी कहा इसके अलावा कि वो कई बार ऐसे ऑपरेशंस का हिस्सा रहे हैं, इसलिए उनके नाम को सोवियत ने यूज़ तो किया ही है। उस ड्रंक सोल्जर के बारे में उन्होंने बताया कि ऐसा कोई सोल्जर नाजी जर्मनी के पूरी फोर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हैंस ओल्ड्री नाम का। ये कोई सोल्जर नहीं था, ना ही ऐसा कोई ड्रंक सोल्जर कभी पाया गया यहाँ पे किसी भी नाजी यूनिट के अंदर। ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑटो कॉर्जनी ने बताई। लेकिन कुछ सालों के बाद में, इन सब के बाद, एक हंगेरियन लेखक थे लास्लो हावा, उन्होंने अपने 1960s में ही एक, मतलब जो उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था कर्नल ऑटो कॉर्जनी का, उसको बाद में उन्होंने इसके बारे में लिखा था। तो उन्होंने ये लिखा यहाँ पे कि कॉर्जनी ने 1960s में जब उनको इंटरव्यू दिया था, जब वो जीवित थे, तब ये कहा था उन्होंने उसमें कि वो इंचार्ज थे एक ऑपरेशन के, जो कि बिग थ्री को एलिमिनेट करने के लिए किया जाने वाला था। उस ऑपरेशन का नाम लॉन्ग जंप रखा गया था और वहाँ पे वो इसके इंचार्ज थे। लेकिन एक ड्रंक आदमी की वजह से, उनके यूनिट के एक ऐसे कमांडो की वजह से ये पूरा ऑपरेशन फ्लॉप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फेल हो जाता है। और जिसने ये जानकारी दी थी, जिस ड्रंक इसने कमांडो ने, वो बाद में डेथ उसकी जो है वो प्रिजन में ही हुई है, उसको जेल में डाल दिया गया था। तो यहाँ पे दो तरह की बातें थी जो कर्नल ऑटो कॉर्जनी के तरफ से सामने आई, और इस पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा जो थी वो लगातार चलती है। तो सब तरफ से इसी तरह की बातें सामने आई इस ऑपरेशन लॉन्ग जंप के लिए। CIA का इस पर क्या कहना था बाद में, ये आप सुनिए। CIA का इस ऑपरेशन लॉन्ग जंप को देखने का ये नज़रिया है कि वो कहते हैं कि ये सिर्फ सोवियत का प्रोपेगेंडा था। उन्होंने रोजवेल्ट पर स्पाइंग करने के लिए यूरेका कॉन्फ्रेंस में ऐसा किया था, और इनफैक्ट याल्टा कॉन्फ्रेंस में भी वो ऐसा कर चुके थे।
पहले भी ऐसा सोवियत कर चुका था रूजवेल्ट के या अमेरिका के साथ में। सोचने वाली बात ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे ये है कि 38 में से 32 जो कमांडो पकड़े गए थे नाजी के, अगर ऐसा कुछ रियल में हुआ था तो उनका क्या हुआ। इस पर जब जवाब मांगा गया था सोवियत यूनियन से तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि वो 32 जो कमांडो थे वो अचानक से गायब हो गए जब उनको पकड़ा गया था NKVD के द्वारा। उसके बाद वो अपनी जेलों से गायब हो गए, उसके बाद कभी मिले नहीं। तो ये कितना सही है कितना झूठ है ये आप बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में तो आपकी राय ज़रूर जाननी ज़रूरी है कि आखिर में असल में ऑपरेशन लॉन्ग जंप था या नहीं था तो किस तरह से था। कुछ जानकारियाँ आपके पास हों वो भी साझा कीजिएगा, जैसे कि इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपका हमारे बीच में चलेगा और इसी तरह से हमारी कंटेंट लगातार चलते हैं। हम कुछ बताते हैं आप कुछ बताते हैं एंड इसी तरह से हमारी कहानियाँ चलती आ रही हैं। तो दोस्तों अब आगे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।